भारत के पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मनीष तिवारी अपने सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। पेशे से बतौर वकील मनीष तिवारी ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB। आप भारतीय युवक कांग्रेस से पहली बार 1981 में जुड़े और NSY के अध्यक्ष बने। यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आपने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार गुरुचरण सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सांसद चुने गए और मनमोहन सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के स्वतंत्र राज्य मंत्री बने। पिछला लोकसभा चुनाव आपने खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं लड़ा। आपने समय समय पर पार्टी द्वारा दी गई तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है, जहां आम जनता की निगाहें बजट सत्र पर है कि इस बार का बजट सत्र उनकी जेब पर कितना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी दलों की बात करें तो सरकार को घेरने के लिए उनके पास मुद्दे कई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अगर बात करें आपकी तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो छात्र जीवन से ही आप राजनीति से जुड़े रहे। पहले आप NSY के अध्यक्ष रहे, उसके बाद आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2009 में लोकसभा में आपने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर एक इतिहास रचा, लोकप्रियता हासिल की। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर सभी जो राजनीतिक दलें हैं वो चुनावी रणनीति में जुट गई हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो वहां पर क्या रणनीति होगी? देखिए, पंजाब को एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। 2007 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की गद्दी छोड़ी थी तो पंजाब सबसे पहले दर्जे का, अव्वल दर्जे का सूबा था पूरे भारत में। आज उस सूबे का जो नंबर है वो गिर के 19वां हो गया है। और पिछले 10 वर्ष में चाहे पंजाब की किसानी हो, चाहे पंजाब का उद्योग हो, चाहे पंजाब के युवा हो, वो सब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो पंजाब में एक नशे का दौर, एक नशे का दरिया पिछले 5-7 साल से नौजवानों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। तो पंजाब को आज ज़रूरत है प्रशासन की। पंजाब को अराजकता की ज़रूरत नहीं है और प्रशासन वहाँ पर सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पाएंगे, क्योंकि 2002 से 2007 तक उन्होंने एक बहुत ही सुचारू सरकार और एक बहुत ही कर्मठ सरकार और असरदार सरकार चलाई थी। तो इसलिए अगर पंजाब के लोग पंजाब का भविष्य चाहते हैं तो अराजकता की ओर ना बढ़कर, और जो विनाश अकाली दल भाजपा ने किया है उस सब का एक ही नुस्खा है और उस नुस्खे का नाम कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है पंजाब में लड़ाई में है ही नहीं। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2012 में तो ऐसी ही बात पंजाब पीपल्स पार्टी के बारे में कही जाती थी। श्री मनप्रीत बादल जो पंजाब के भूतपूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक दल बनाकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। आज वो हमारे साथ, उनका विलय हो गया, हमारे साथ शामिल हो गए हैं, पर 6% वोट तो उनको मिली पर सीट एक भी नहीं मिली। तो आम आदमी पार्टी जो ख्याली पुलाव बना के बैठी है और जिस तरह का उनके 4 सांसदों का पिछले 1 वर्ष में प्रदर्शन रहा है कि 4 में से 3 तो कभी अपने क्षेत्र गए नहीं, और एक के साथ जिस तरह का बर्ताव लोगों ने किया जब धार्मिक ग्रंथ को लेकर वहाँ पे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ था, वो सब जग जाहिर है। तो इसलिए जो आम आदमी पार्टी का लिफाफा है वो फट चुका है। और सबसे ज़रूरी बात यह है दलगत सियासत से ऊपर उठकर कि पंजाब के भविष्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है
जो 5 साल कड़ा प्रशासन दे सके। अगर कल की बात करें, 29 तारीख को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और अगर आप लोगों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को आप लोग घेर सकते हैं, घेरेंगे भी। लेकिन अगर जनता की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किया जाना। तो आप लोग उसे कितनी तरजीह देंगे? देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले 20 महीने में इस देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। सरकार कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7.2% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, पर वो इसलिए है क्योंकि एक आंकड़ों का मायाजाल बुना गया है। जो बेस ईयर है उसको 2004-05 से उठाकर 2011-12 कर दिया गया है। अगर पुराने बेस ईयर के ऊपर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करें तो वो सिर्फ 5.2% से बढ़ रही है। इसके अलावा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और ये मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा, वित्त मंत्रालय के आंकड़े दे रहा हूं, जो उनका आर्थिक मामलों का विभाग है, नवंबर 2015 में जो भारत का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो -1.3% गिरा है। जो 8 कोर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो पिछले 1 वर्ष में उनमें वृद्धि तो क्या उनमें गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर आप किसी की भी क्षेत्र को देख लीजिए, रुपए को देख लीजिए, अप्रैल 2014 में यही रुपया 59 पे था, 59 पे था, आज वही रुपया 68 पे हो गया है। तो कुल मिलाकर इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा तरह से नाश कर दिया है। अर्थव्यवस्था नारों से नहीं चलती, अर्थव्यवस्था नीतियों से चलती है, और इसलिए इस सरकार के पास नीति के नाम पर सिर्फ नारे हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा मनीष तिवारी से बातचीत का सिलसिला। कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है। कन्हैया जेल में इसलिए है क्योंकि वो संगी नहीं है, वो खाकी निक्कर नहीं डालते। तो इसलिए इस सरकार की परिभाषा देशभक्ति की ये है कि जो संगी है, जो खाकी निक्कर डालता है, वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष तिवारी से। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने ये वायदा किया है कि इस बार तमाम जो मुद्दे हैं सब पर बहस किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल सकेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक असहनशीलता के माहौल में, एक अराजकता के माहौल में, एक सांप्रदायिक कटुता के माहौल में अर्थव्यवस्था या भारत का विकास नहीं हो सकता। और इन तीनों चीज़ों के लिए सरकार सीधी सीधी जिम्मेवार है। पिछले 20 महीने में इन्होंने जिस तरह का माहौल पैदा किया इस देश में, कभी बीफ के नाम पे, कभी किसी और मुद्दे के नाम पे, एक जो भारत का लिबरल स्वरूप है उसको बदलने की कोशिश की है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और इन सारे मुद्दों के साए में अगर सरकार ये सोचती है कि बजट सत्र सामान्य तरीके से चल जाएगा, तो सरकार बिल्कुल ही एक अपनी ख्याली दुनिया में रह रही है। कांग्रेस ने जीएसटी बिल पर 3 संशोधनों की मांग रखी थी। अगर उसकी हम बात करें तो उस पर अभी तक स्थिति क्या है और इस बार के सत्र में आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। जहां तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके ऊपर जो मांग रखी है वो मांग को मान लें। मांग को मान लेंगे तो जीएसटी जो है पास हो जाएगा। आपको मैं 2011 का, अगर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर्स के साथ बातचीत हुई थी, उसके ऊपर आपका संज्ञान लेके जाऊं, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये सवाल पूछा गया था कि जीएसटी पारित क्यों नहीं हो रहा, और उनका जवाब था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके एक मंत्री के खिलाफ, एक प्रदेश मंत्री के खिलाफ, एक व्यक्ति जो प्रदेश में मंत्री थे, आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े आला पद के ऊपर हैं, उनके ऊपर फौजदारी का कानून वापस लिया जाए। तो
ये लोग जो जीएसटी की दुहाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने और कारणों से, नॉन इकोनॉमिक रीजन से जीएसटी को 5 साल तक पारित नहीं होने दिया। हाल ही में देखने में आया कि यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा बन गई है। हैदराबाद में रोहित वेमुला को आत्महत्या करना पड़ा, और आज की अगर हम बात करें तो जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष जो है कन्हैया, वो जेल में है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, कन्हैया जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है। कन्हैया जेल में इसलिए है क्योंकि वो संघी नहीं है, वो खाकी निक्कर नहीं डालते। तो इसलिए इस सरकार की परिभाषा देशभक्ति की ये है कि जो संघी है, जो खाकी निक्कर डालता है, वो देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। आज की तारीख में एक बुनियादी प्रश्न चिन्ह लगा है उस वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो को लेकर ये फौजदारी का मामला दर्ज किया गया। सरकार बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहती है, पर सबसे पहले इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो जो वीडियो है, जो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सार्वजनिक किया था, जो आरएसएस का एक अग्रिम संगठन है, वो वीडियो सही है कि गलत है? उस वीडियो की किसी ने आज तक पुष्टि की है कि जो उसमें दर्शाया गया है वो ठीक था कि नहीं था? तो जब तक आप उस चीज़ की पुष्टि नहीं कर लेते, लोगों को जाके इस तरह गिरफ्तार करना, ये तो संविधान के साथ मजाक है। और उसके बाद जो अदालत में हुआ, जिस तरह से छात्रों को, अध्यापकों को, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से उनको अदालत में पीटा गया। और शर्मनाक बात यह है कि पहला हादसा तब होता है जब भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली खुद उस परिसर में मौजूद थे। उनके सहयोगी ओपी शर्मा, जो उनके साथ कोर्ट गए थे, जो एक विधायक हैं दिल्ली में, उन्होंने बिल्कुल बेरहमी से छात्रों को पीटा, और उनके ऊपर इस सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो पुलिस है वो कहती है कि ऐसा कोई वारदात हुई नहीं, जबकि सब लोगों ने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को, जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई, जिस तरह से उन लोगों को उत्पीड़न किया गया उनका, शायद किसी लोकतांत्रिक देश में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पर ये जो लोग हैं, इनकी परिभाषा ये है कि जो हमारे साथ है, चाहे वो गुंडागर्दी करे, चाहे वो बदतमीजी करे, वो सही है। जो हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही है, उसको हम देशद्रोह के मुकदमे में बंद करेंगे। जेएनयू विवाद को आप कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आरोप है कि कुछ लोगों ने देश विरोधी नारा लगाया, अगर उनकी बात करें तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। देखिए, पहली बात तो ये तय करने की ज़रूरत है कि नारे लगे भी थे कि नहीं लगे थे, क्योंकि एक चैनल ने इस चीज़ का व्याख्यान किया है कि किस तरह से जो वीडियो है और जो ऑडियो है वो बिल्कुल अलग अलग है। ऑडियो को वीडियो पे मॉर्फ किया गया है। तो अगर ये बात सही है तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसके पीछे कौन है, षड्यंत्रकारी कौन है? और इसके साथ साथ मीडिया को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। इस तरह का वीडियो चलाना डिस्क्लेमर के साथ कि हम ये वीडियो चला रहे हैं पर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, भाई आपकी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती अगर आप किसी चीज़ को सार्वजनिक कर रहे हैं? कल को अगर ये पाया गया कि वो वीडियो फेक था, डॉक्टर्ड था, मॉर्फ्ड था, तो क्या वो जो एडिटर हैं जिन्होंने इस वीडियो को चलाया है, क्या वो जिम्मेवारी लेंगे? और मेरा तो ये मानना है कि उन सारे चैनल्स के खिलाफ अगर ये पाया गया कि वो वीडियो फेक था, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। बीजेपी ने पहले असम में कई विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को तोड़कर कलिको पुल को उनकी सरकार बनवा दी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि उधर आप लोगों की जो पकड़ है वो कुछ कमजोर हो रही है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो संघीय ढांचे पर एक आघात था। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है, चीन से सटा हुआ प्रदेश है। केंद्र सरकार को इस तरह की ऊंची राजनीति वहां पर करना, एक तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है,
और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह से सरकारें गिराना, राज्यपाल का इस्तेमाल करके संविधान की सीधी सीधी अवमानना है। तो ये मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। ठीक है, उन्होंने कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर हाल में सरकार बना ली हो, पर उच्चतम न्यायालय के उस फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय ने ये पाया कि जो राज्यपाल की कार्रवाई थी वो राज्यपाल की कार्रवाई गलत थी, तो ये पहले भी हो चुका है कि वो जो सरकार थी उसको बहाल कर दिया जाए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बातचीत का सिलसिला। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सारे नारे हैं और नारों से देश नहीं चलता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मनीष तिवारी से। बिहार में आप लोगों ने एंटी बीजेपी गठबंधन बनाया, परिणाम भी अच्छा हुआ। क्या यूपी में भी इस तरह के गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, भारत में जो बुनियादी लड़ाई है वो धर्मनिरपेक्षता बनाम कट्टरता बनाम सांप्रदायिकता है। और जिस तरह से इस देश की पृष्ठभूमि को बदलने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार करने की कोशिश कर रही है, समय आ गया है कि भारत को बचाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं, भारत को बचाने के लिए जितनी प्रगतिशील राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या भारत का और कोई सूबा हो। और अगले 40 महीने में ये जो लड़ाई है कि भारत का बुनियादी ख्याल क्या है, ये लड़ाई और तेज होगी जैसे जैसे इस सरकार की जो विफलताओं की सूची है वो बड़ी होती जाएगी। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही पड़ोसी देश भारत के लिए शुरू से ही मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर मोदी जी की बात करें तो वो लगातार इस मुद्दे को भुनाते रहे हैं। लेकिन अगर आज की हम बात को देखें तो पठानकोट की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और चाइना द्वारा समुद्री क्षेत्रों में लगातार जो है अधिकार का जो मामला है, वो भारतीय जो कूटनीति है, क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर आती जा रही है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान पिछले 30 वर्षों से 1980 से लेकर 40 वर्ष ही हो गए आतंकवाद को निर्यात करता रहा है। पाकिस्तान का अगर कोई नेट एक्सपोर्ट है दक्षिण एशिया में तो वो सिर्फ आतंकवाद है। और जब ये सरकार विपक्ष में थी, इन्होंने एक स्टैंड लिया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सरकार बनने से पहले ही इन्होंने नवाज शरीफ साहब को न्योता दे दिया और अभी वो न्योता इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं था कि भारत के दूतावास अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ पे हमला हो गया। वहाँ से लेकर और प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा तक ना ही तो सरकार की नीति और ना ही इनकी नीयत पाकिस्तान के प्रति साफ है। इसीलिए चाहे गुरदासपुर का हमला, पठानकोट का हमला, पैम्पोर का हमला, अनेक ऐसे वारदातें हुई हैं जिससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपना रंग बदलने वाला नहीं है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन का मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि चीन को लेके सिर्फ भारत में आशंका ही नहीं है, पर जितने दुनिया के मुल्क हैं जो ये चाहते हैं कि जो समुद्री रास्ते हैं जिनके माध्यम से ट्रेड होती है वो खुले रहें, उन सब में चीन की जो सैनिक शक्ति है, जिस तरह से चीन अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर खर्चा कर रहा है और उस खर्चे का कोई हिसाब सार्वजनिक नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी चिंता है। और भारत को बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से चीन के साथ बर्ताव करना चाहिए। बीजेपी सरकार ने अभी तक अपनी उपलब्धियों के नाम पर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया,
स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ढोल पीट रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो बीजेपी को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर बीजेपी एक्सपोज ना होती तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात सही है कि कांग्रेस को इसमें कोई उपलब्धि नहीं हुई थी, पर बिहार का चुनाव आते आते कांग्रेस को भी उपलब्धि हुई जो महागठबंधन बना। तो इसलिए ये जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सारे नारे हैं और नारों से देश नहीं चलता। ये नारों से आप विपक्ष तो चला सकते हैं, पर नारों से नीतियां नहीं बनती। और इस सरकार की, इस प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता ये है कि ये नेशन मैनेजमेंट में नहीं विश्वास रखते, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में विश्वास रखते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण की बर्बादी को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, राज्य सरकार सीधी सीधी जिम्मेवार है, क्योंकि परिस्थिति को इस हद तक पहुंचने नहीं देना चाहिए था जिस तरह की बर्बादी हरियाणा में हुई है। और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी फौजदारी की कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक लोकतंत्र में आपकी कोई मांग हो सकती है, मेरी कोई मांग हो सकती है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पर कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर जाके लोगों के घर बार जलाएं, लोगों की दुकानों को आग लगाएं, और जिन्होंने भी ये घिनौनी वारदात की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। आखिर में एक सवाल सर, देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, 2022 तक या 2025 तक भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुल्क बनने जा रहा है। भारत की सिर्फ एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को नौकरी दे सकें। हर महीने 10 लाख नौजवान जो रोज़गार की स्ट्रीम है उसमें आते हैं, और इसलिए इसके ऊपर एक मिनिमम कंसेंसस बनने की ज़रूरत है कि जो 1 करोड़ 20 लाख नौजवान हर साल नौकरी खोजता है, उसको नौकरी हम कैसे दे सकें। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह दिन पर दिन जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पा रही है, लिहाजा अब आम जनता की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी है और भरोसा विपक्षी दलों पर। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा सरकार को विपक्षी दल किस हद तक जनता के सामने बेनकाब कर पाते हैं। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।